हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं भूमिजा चांद यादव आज मैं आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी इस पर थोड़ा फोकस करूँ। फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का जन्म हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस समय तक मानव ने पत्थरों के साथ साथ धातुओं के औजार बनाने शुरू कर दिए थे, कांसे के औजार बनने लगे थे। ठीक है, इस सभ्यता की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे हम इसके धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन को जान सकते हैं। इसकी लिपि वगैरह जो थी वो चित्रात्मक थी, जो पढ़ी नहीं जा सकी है। फिर इसके नगरीय जीवन जो इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है, आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन किस तरह से था, कैसा था आर्थिक जीवन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक जीवन में कृषि आएगी, पशुपालन आएगा, शिल्प और तकनीक का ज्ञान, व्यापार, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो सैंधव सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का आधार कृषि थी। कृषि काफ़ी उन्नत थी और वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती थी। सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा ज़्यादा थी, जिस कारण से वर्षा ज़्यादा होती थी और यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। ओके, अगर हम देखें तो इसकी उर्वरता, क्या कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भूमि थी वो इतनी उर्वर थी, इतनी उपजाऊ थी, जिससे कि खेती बहुत होती थी, लोग खेती बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है, कृषि बहुत ही उन्नत थी। तो इसका कारण क्या था कि सिंधु नदी में आने वाला हर साल बाढ़, ठीक है, बाढ़ हर साल आती थी और सिंधु नदी जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी, जिससे कि क्या होती थी कि भूमि बहुत उपजाऊ होती थी और फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी। जिस तरह से नील नदी ने मिस्र का निर्माण किया, वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया, ठीक वैसे ही हमारी सिंधु नदी ने सिंध क्षेत्र का निर्माण किया और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया। ओके, अब यहाँ पे एक बात और ये भी है कि जब जब बाढ़ चला जाता था तो बाढ़ चले जाने पे सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और बाढ़ आने से पहले फसल तब तक तैयार हो जाती थी और अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। फसलों की अगर हम बात करें तो फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग होता था। ठीक है, हड़प्पाई गांव जो थे वो अधिक बाढ़ वाले मैदानों में थे, जिससे कि वहाँ के लोग प्रचुर धन उपजा लेते थे, जो न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बल्कि खेती के काम से मतलब न रखने वाले नगरवासियों, शिल्पियों, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों की ज़रूरत को भी पूरी करने के लिए पर्याप्त होता था। यानी कि क्या है कि इतनी फसल होती थी, इतनी फसल उपजाई जाती थी कि न केवल जो खेती से जुड़े लोग हैं उनका भरण पोषण होता था, बल्कि वैसे लोग जो कि खेती से जुड़े नहीं थे, व्यापारी थे, शिल्पी थे या अन्य व्यवसाय में लगे हुए थे, उन लोगों का भी भरण पोषण उस कृषि से हो जाता था। अगर हम फसल उत्पादन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि अनाज उपजाते थे। ठीक है, वो दो किस्म के गेहूँ और जौ उपजाते थे। सिंधु सभ्यता की कृषि की अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फसल थी वो गेहूँ और जौ थी। ठीक है, इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल में चावल उपजाई जाती थी, क्योंकि लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में ही चावल उपजाते थे। ठीक है, जिसका अवशेष वहाँ पाया गया है। ठीक है, लोथल की अगर हम बात करें, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चावल की खेती के अवशेष कहाँ मिले हैं तो आप लोथल बोल सकते हो। ठीक है, कि लोथल में चावल की खेती होती थी, जिससे
इसका साक्ष्य हमें वहाँ से मिला है। ओके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और कालीबंगा में भी अनाज रखने के लिए बड़े बड़े कोठार बनाए हुए थे, बड़े बड़े एक कहते हैं ना स्टोर, जहाँ पे स्टोर रूम था, नागार भी कह सकते हो, बड़ी बड़ी कोठरियाँ थी जिसमें कि अनाजों को जमा करके रखा जाता था, जिससे क्या होता कि इसके संकट के समय में इन अनाजों से लोगों का भरण पोषण किया जाता था। ओके, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोग कपास की भी खेती करते थे। ठीक है, यहाँ पे कपास बहुत ज़्यादा उपजाया जाता था। ठीक है, और तभी तो कि कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को है। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि कपास का जो उत्पादन होता था वो सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, और इसलिए यूनान के लोग क्या कहते थे, यहाँ के लोगों को मतलब यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कपास का उत्पादन पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ। ठीक है, इसलिए यूनान के लोग जो है इस क्षेत्र को, सिंधु क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। ओके, यानी कि अब इम्पॉर्टेंट अगर हम आपसे यहाँ पे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि खेती की व्यवस्था आपको क्या याद रखना है, ये देखिए टू दी पॉइंट। कृषि बहुत उन्नत अवस्था में थी, फसलों की पैदावार बहुत होती थी, भूमि बहुत ज़्यादा उर्वरक थी और सिंचाई की पर्याप्त सुविधा थी, वर्षा पर्याप्त होती थी, जरूरी कामों के लिए वनों से लकड़ियाँ मिल जाती थी। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पे बहुत सारी फसलें उपजाई जाती थी, जिसमें गेहूँ और जौ प्रमुख फसल थी, और कपास की पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए इस क्षेत्र को यूनानी लोग सिंडन कहते थे, जो कि सिंधु शब्द से निकला है। ये बात आपको टू दी पॉइंट कृषि में याद रखनी है। ओके, अब बात करते हैं पशुपालन। जब कृषि इतनी उन्नत थी, खेती इतनी फली फूली थी, तो पशुपालन की क्या ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल ज़रूरत पड़ी, क्योंकि भोजन प्राप्ति के लिए, ओके, और भोजन प्राप्ति के लिए, इसके साथ ही परिवहन के लिए, ठीक है, खेती के लिए, इन सब के लिए पशुओं का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि क्या है ना कि अब भोजन के रूप में कैसे, तो मांस के रूप में, खेती में कैसे उपयोगी, तो खेत की जुताई में होता है ना कि बैलों से हलों से खेत की जुताई होती थी। ठीक है, बैलों से हलों से खेत की जुताई होती थी। और अब परिवहन का यूज़ इसलिए था पशुओं के कि एक जगह से दूसरी जगह अनाज व्यापार के लिए ले जाया जाता था। ठीक है, तो पशुपालन की अगर हम बात करें तो पशुपालन का बहुत इंपॉर्टेंस था। पूछा जाएगा क्यों, तो खेती के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए, प्लस परिवहन के लिए पशुओं को पाला जाता था। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता के लोग बहुत सारे पशु पालते थे। मैं एक बात यहाँ पे कह दूँ कि बिल्कुल इस पेज में हड़प्पाई लोग लिखा हुआ होगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग कहिए, सैंधववासी कहिए या हड़प्पाई लोग कहिए, सब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या थी, तो ये जो सैंधव सभ्यता के लोग थे बहुत सारे पशु पालते थे। वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, सूअर, इन सबको पालते थे। कुबड़ वाले सांड विशेष प्रिय थे। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी, और क्योंकि कुत्ते और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। ओके, वे गधे और ऊँट भी रखते थे, और शायद इन पर बोझा ढोते थे। मैंने कहा था ना कि बोझा ढोने के लिए भी पशु उपयोगी थे, परिवहन के लिए उपयोगी थे। ठीक है, हड़प्पाई लोग क्या करते थे, वो हाथी को भी मतलब हड़प्पाई लोगों को हाथियों का भी ज्ञान था। ठीक है, और वे गैंडे से भी परिचित थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता के लोग पशु को भी पालते थे। कृषि तो उन्नत थी ही, लेकिन पशुओं का भी पालन पोषण ये लोग करते थे अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी आवश्यकता अनुसार पशुओं को भी पालते थे। ओके, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है शिल्प और तकनीकी ज्ञान, कि सैंधववासी को शिल्प और तकनीकी का कैसा ज्ञान था, वो इसमें कितने उन्नत थे भी या नहीं थे। तो बिल्कुल ऐसा सवाल आना लाजमी है। तो शिल्प और तकनीकी की अगर हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति यानी सैंधव संस्कृति कांस्य युग की है। ठीक है, और इस संस्कृति में क्या हुआ कि तरह तरह के जो है पत्थर के बहुत सारे औजार उपकरण प्रयोग में आते थे, और ये लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भी परिचित थे। कांसा किस तरह से बनता था, तो तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा कांसा का निर्माण किया जाता था। ओके, मैंने इम्पॉर्टेंट लाइनों में अंडरलाइन कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, और क्या था कि वे लोग तांबा जो है यानी सैंधववासी तांबा राजस्थान के क्षेत्रीय
ताम्र खानों से मंगाते थे, बलूचिस्तान से भी तांबा मंगाया जाता था, टीन अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, और टीन की जो कुछ पुरानी खदानें हैं वो हज़ारीबाग और बस्तर में भी पाई गई है। ओके, अब शिल्प शिल्प एक और बात यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है और इससे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है वो ये कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब कांस्य शिल्पियों के समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि कांसे का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा था इस समय में। कांसे का बहुत ज़्यादा औजार वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ बनते थे। ठीक है, और क्या है कि वे प्रतिमाओं और बर्तनों के साथ साथ कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आड़ी, छुरा और बर्छा। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, औजार हथियार निर्माण के अलावा सैंधव सभ्यता के लोग क्या करते थे, वो अन्य महत्वपूर्ण शिल्प व्यवसाय में भी जुड़े हुए थे। जैसे वस्त्र उद्योग प्रचलन में था, सूती और ऊनी वस्त्र का लोग ज़्यादा प्रयोग करते थे। ठीक है, कटाई के लिए सूत काटते थे। ठीक है, मैंने कहा था ना कपास की खेती होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कटाई के लिए, ठीक है, कटाई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था और बुनकर ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ईंटों की विशाल इमारतें बताती है कि स्थापत्य यानी राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। ठीक है, और हड़प्पाई लोग नाव बनाने का भी काम करते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई लोग नाव से परिचित थे या नहीं थे, नाव बनाते थे या नहीं थे, तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल बनाते थे। यानी हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। मिट्टी की मोहरें बनती थी, मिट्टी की पुतलियाँ बनाई जाती थी, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की मूर्तियाँ, ये सब बनते थे। इन सब के अलावा स्वर्णकार का व्यवसाय भी प्रचलन में था। जैसे स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी जो है वो अफ़गानिस्तान से, और रत्न दक्षिण भारत से आता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सोना चांदी अफ़गानिस्तान से आता था और रत्न दक्षिण भारत से आता था। ठीक है, हड़प्पाई कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे, यानी कि ये लोग जो थे वो मणियों का निर्माण भी करते थे। ठीक है, और क्या है, कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था, और हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी खास विशेषताएं थी। ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई जो मैंने अभी अभी बताया कि मिट्टी के बर्तन, सैंधव सभ्यता के लोग मिट्टी का बर्तन भी बनाते थे पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टियों के बर्तन बनाते थे, जिन्हें हम मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो होते थे काफ़ी चमकीले होते थे, काफ़ी चिकने होते थे और लाल और काले रंग के होते थे। ठीक है, मृदभांड जो होते थे वो लाल और काले रंग के होते थे। ठीक है, अब हम आते हैं व्यापार का क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम जानते हैं। तो व्यापार के मामले में भी सैंधव सभ्यता के लोग बहुत ही प्रगतिशील थे। ठीक है, क्योंकि व्यापार जो था वो जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि लोथल से डाकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है, जो बताता है कि समुद्री व्यापार का उन लोगों को नॉलेज था। ठीक है, समुद्र मतलब समुद्र के थ्रू व्यापार होता था, समुद्र के द्वारा व्यापार होता था। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का जो है बहुत बड़ा महत्व था। ठीक है, क्योंकि इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों में पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें यानी सिल, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौलों के अस्तित्व से भी होती है। ठीक है, क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की अगर हम बात करें तो वो लोग आंतरिक और मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का व्यापार करते थे। ठीक है, और क्या था कि ये लोग जो है पत्थर, धातु, हड्डी इन सब का व्यापार करते थे, और वस्तु विनिमय व्यापार का आधार था। वस्तु विनिमय इसका मतलब ये है कि देखिए उस टाइम में क्या होता था कि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। ठीक है, वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार होता था। वस्तु विनिमय मीन्स वस्तुओं का लेन देन। ठीक है, जैसे आपके पास सोना है, मेरे पास चांदी है, तो आप मेरे से चांदी खरीदोगे और मैं उसके बदले में आपसे सोना लूँगी। ठीक है, तो यही वह वस्तु विनिमय यानी व्यापार का आधार वस्तु विनिमय था। ठीक है, और ये लोग पहियों से परिचित थे, और ये लोग अपने तैयार माल और अनाज को नावों और बैलगाड़ियों पर लाद कर पड़ोस के इलाके में ले जाते थे, और उन वस्तुओं के बदले धातुएं ले आते थे। जैसा मैंने अभी बताया, वस्तु विनिमय का ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, वे अरब के सागर तट पर जहाजरानी करते थे, वे पहियों से परिचित थे, और हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ प्रचलित थी। ठीक है, और ये लोग किसी मतलब एक तरह से अगर हम कहें तो ये लोग जो है इक्के का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन उसमें
आड़ीदार पहिए नहीं थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक कि सैंडल सभ्यता के लोग जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे, ठीक है, और उनका व्यापार बहुत ही उन्नत था, ठीक है। और मतलब धातु, हड्डी, पत्थर, इन सब का व्यापार होता था। अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार हेतु ले जाया जाता था, ठीक है। और वस्तु विनिमय व्यापार का आधार था, ठीक है। तो ये सब जो मैंने अभी बोला, ये सब टू दी पॉइंट आप याद रख सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार में, ठीक है। और क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार विदेशी देशों के साथ भी था, बाह्य देशों के साथ भी था। जैसे इनका व्यापार मध्य एशिया, दजला फुरात के प्रदेश, ईरान, इन सब के देशों के साथ भी इनका व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार था, ठीक है। यहाँ पे एक जो बताने लायक बात है वो ये है कि हड़प्पा लोगों ने लाजवर्द मनी यानी लापिश लाजुली, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, का सुदूर व्यापार ये लोग करते थे, ठीक है। और क्या यहाँ पे मिला है प्रमाण कि साक्ष्य मिला है क्या कि 2350 ईस्वी पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया अभिलेखों में ऐसा बताया गया है कि मेलुहा के साथ सैंधव सभ्यता के लोगों का व्यापार था, ठीक है। मेलुहा क्या था, तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था, ओके। मेलुहा जो था वो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था और मेसोपोटामिया के दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र जैसे दिलमन और मकन, इन सब के साथ भी सैंधव सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। और ये दोनों क्षेत्र जो हैं, मतलब दिलमन और मकान, ये मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में हैं। दिलमन की पहचान जो है फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है, ठीक है, और उस बंदरगाह नगर में हज़ारों कब्रें खुदाई का इंतज़ार कर रही है। तो फ्रेंड, आपको एक बात मैं बताती हूँ कि व्यापार में आपको क्या याद रखना है, ये जानिए। व्यापार अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्यापार में आप इतना याद रखिएगा कि व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों तरीकों से, आंतरिक बाह्य और व्यापार बाह्य दोनों तरह का व्यापार होता था। जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। और लोथल से जो बंदरगाह यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलने से पता चलता है कि हाँ, जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि अनाज, ये लोग जो है अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे व्यापार करने हेतु, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि धातु, पत्थर, हड्डी, इन सब का व्यापार होता था। साथ ही साथ ये लोग पहियों से परिचित थे और इनका जो व्यापारिक संबंध था वो बाह्य देशों के साथ भी था, जैसे मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, ईरान, दजला फरात प्रदेश के नगर, इन सब के साथ इनका व्यापारिक संबंध था, ठीक है। और जो बातें मैंने बताई आप उसको भी याद रखिएगा। बाकी जितनी भी बातें मैंने इस आर्थिक जीवन में बताई, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, कृषि से रिलेटेड हो, पशुपालन से रिलेटेड हो, शिल्प से रिलेटेड हो, वो सारी बातें जितनी बातें मैंने आपको बताई, आप उसे याद रख सकते हो। और टू दी पॉइंट किस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड, हिस्ट्री कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ने पढ़ाने का एक तरीका होता है, आप चीज़ों को रट कर नहीं समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगी। हिस्ट्री में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, अब हम आते हैं क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे आंसर राइटिंग में कि सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, उसके आर्थिक जीवन के बारे में बताइए। और मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन का वर्णन करते हुए बताइए कि वो यहाँ के लोग व्यापार के क्षेत्र में क्या उन्नत थे या नहीं। अपने राय दीजिए, ठीक है, इसका प्रमाण दीजिए, इसका अपनी राय दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं है कि वो किस तरह से पूछा जाए। अगर आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप उसका जवाब दे सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी, टाइम रहेगा मेरे पास, ठीक है फ्रेंड। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक को बताने का। बाकी ऐसे तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊँगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो थैंक यू सो मच मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।